अमीन कर रहे थे, तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो आइसोमर्स बताए थे कि अमीन्स के अंदर जो है चेन आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। चेन आइसोमर का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन स्केलेटन सेम होता है लेकिन सॉरी कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 कार्बन है तो NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन ग्रुप, पर क्या है इसमें कार्बन स्केलेटन का जो है वो फर्क है, तो इसलिए ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की चेन में डिफरेंस है। देन आपके आते हैं मेटामर्स। मेटामर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो 2 साइड से अल्काइल चेन से जुड़े हों, जैसे कि ये आपका जो 2 डिग्री अमीन होता है, ये 2 साइड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये जो गिवन कंपाउंड है डाई इथाइल अमीन, इसको कंपेयर करें इस वाले कंपाउंड के साथ, आप देखेंगे ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है इसमें भी 4 कार्बन है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे जो 4 कार्बन है उसमें भी इस साइड 1 कार्बन है और इस साइड कितने हैं, 3 कार्बन है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है और ये ऑलरेडी जो पहले से ड्रॉ किया गया है, इन दोनों में जो है रिलेशनशिप है कि दे आर मेटामर्स, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन इस साइड है, 2 इस साइड है। बट ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें इस साइड तो जो है वो आपका 1 कार्बन है और इस साइड ये 3 कार्बन है। तो ये दोनों आपस में जो है मेटामर्स है। सिमिलरली अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैं ये वाला ड्रॉ करती हूँ, ये नाइट्रोजन है, इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 3 है, पर ये सेकंड पोजीशन पे ये जो नाइट्रोजन है ये जुड़ा हुआ है। तो ये वाला भी इसमें इधर 3 है, इधर 1 कार्बन है, जबकि इस वाले डाई इथाइल अमीन में इस साइड 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा देवर मेटामर्स। तो ये क्या होंगे, दे आर मेटामर्स। तो ये आपके मेटामर्स आते हैं। देन नेक्स्ट आपको बताया था पोजिशनल आइसोमर, जिनमें पोजीशन में फर्क हो, जैसे कि आप इन दोनों को देखें, दोनों में कार्बन स्केलेटन सेम है, इन दोनों कंपाउंड का कार्बन स्केलेटन इस तरह का है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, ये जो आपका अमोनिया आ रहा है इसकी पोजीशन का, एक में तो ये पहली पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है और सेकंड वाले में ये जो अमीनो ग्रुप लगा है ये सेकंड पोजीशन पे लगा है। तो आप नाम भी देख लीजिए, प्रोपेन 1 अमीन, यहाँ पे हो गया प्रोपेन 2 अमीन, दोनों में पोजीशन का फर्क है, वैसे पूरा नाम सेम है। तो ये पोजीशनल आइसोमर्स होते हैं या पोजीशन आइसोमर कहें। देन आप इधर देखिए, इस वाले केस में भी कार्बन स्केलेटन सेम है, ऐसे 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ये अमीनो ग्रुप की पोजीशन का ही। इस वाले में जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें जो अमीनो ग्रुप है ये पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये ब्यूटेन 1 अमीन है, आधा ये आपका ब्यूटेन 1 अमीन है। जबकि जो सेकंड वाला है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, तो ये आपका ब्यूटेन 1 अमीन है, ये फर्स्ट वाला। और जबकि ये जो नीचे वाला है इसमें कार्बन स्केलेटन वही सेम है, कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। तो पहला वाला ब्यूटेन 1 अमीन है, नीचे वाला ब्यूटेन 2 अमीन है। तो ये आपस में पोजीशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं इन्हें। देन इससे आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स को इनका जर्नल नेम, जब बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा होता है डायरेक्टली और एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और CH3 किसी भी पोजीशन पे लगाओ तो ये कंपाउंड कहता है टोलुडीन। टोलुडीन अगर ये CH3 दूसरी पोजीशन पे लगा है, क्योंकि आप नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलिन बोलते हैं इसका जो आयुपेक नेम है, अदरवाइज इसका जर्नल नेम है ऑर्थोटोलुडीन। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह करेंगे, जब कंपेयर करेंगे जो जैसे जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे मान लो टोलुडीन लिखा हो और तो आप कंफ्यूज, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्थोटोलुडीन है, मतलब 2 मिथाइल एनिलिन। ये जो है ये अगर आप देखें 3 मिथाइल टोलुडीन है, ये जो है ये लास्ट वाला ये 4 मिथाइल टोलुडीन है, सॉरी 4 मिथाइल एनिलिन,
सॉरी मैंने नाम गलत बोल दिया, पहला वाला है अगर देखें जो ऑर्थोटोलोडीन है इसका नाम है 2 मिथाइल एनिलिन। ये जो मेटा वाला है इसका नाम है 3 मिथाइल एनिलिन या बेंजामीन बोलेंगे, और ये जो चौथा वाला है इसका नाम है 4 मिथाइल एनिलिन या पैराटोलोडीन। तो ये तीनों जो कंपाउंड है इनमें फर्क सिर्फ पोजीशन का है, तो इस वजह से ये आप जो है पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। देन आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म या फंक्शनल आइसोमर्स, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि पहले में 1 डिग्री अमीन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में 2 डिग्री, फिर तीसरे में 3 डिग्री, तो इनमें रिलेशनशिप क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये ध्यान रखना है। तो जो हमने क्वेश्चन मॉर्निंग में किया था वो ये था क्वेश्चन, तो इसमें आपने ये प्राइमरी अमीन बनाए थे 4, सेकेंडरी अमीन बनाए थे 3 और टर्शरी अमीन बनाया था 1। तो इसमें क्वेश्चन था कि आपको आइसोमर्स भी बताने हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो कंपाउंड है इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, ऐसे इसे 5 कह दिया, 6, क्योंकि बार-बार हम स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे। ये 7 हो गया, ये लास्ट वाला 8 हो गया। तो अगर आप कंपाउंड 1 और 2 को देखें, 1 और 2 जो है इसमें पोजीशन का फर्क है 1 और 2 में। तो 1 और 2 जो हैं दे आर पोजीशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। जब आप कंपेयर करें 1 को 3 और 4 से या 2 को 1 को अगर आप कंपेयर करें 3 और 4 से और 2 को कंपेयर करें 3 और 4 से, तो ये जो होंगे दे विल बी चेन आइसोमर, क्योंकि इनमें चेन का फर्क है, कार्बन स्केलेटन का फर्क है। बाकी अगर आप नेक्स्ट देखें, ये जो प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी या टर्शरी के साथ कंपेयर करें तो दे ऑल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके अलावा जो सेकेंडरी में आ रहे हैं, सेकेंडरी में ये जो 5वें नंबर पे और ये 6 नंबर पे जो आ रहा है, दे आर एक्चुअली मेटामर्स। जो 5वां है 5th वाला वो 6 के का मेटामर है, या सॉरी मेटामर नहीं, जो 5वां वाला है, सॉरी ये 5वां वाला जो है दिस वन, और ये 6th वाला, इनमें इस साइड भी 3 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, और फर्क क्या आ रहा है, कार्बन चेन का। तो ये जो है ये चेन आइसोमर है 5वां और 6ठा आपस में। लेकिन अगर आप 5वें को 7वें के साथ और 6th को भी 7वें के साथ कंपेयर करें, मीन आप इसको इस कंपाउंड ये 7वें के साथ कंपेयर करें तो इनका आपस में रिलेशनशिप है कि दे आर मेटामर्स। सिमिलरली अगर आप ये 6th वाले को कंपेयर करते हैं ये 7th वाले से, तो ये दोनों भी मेटामर्स हैं। देन लास्ट आ जाता है आपका टर्शरी अमीन। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन आपस में दे आर जो है फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये इन्होंने प्रॉपरली इसे लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से लिखें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले अमीन्स के बारे में पढ़ना है। तो अमीन्स में और उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट। मैंने पहले भी बताया था कि जो डाइजोनियम सॉल्ट आपका दिया हुआ है, हालांकि वो डिलीट किया हुआ है इस साल, बट लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो अगर डिलीटेड भी है फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कन्वर्जन उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट को हमने ऑलरेडी जो है हेलो अल्केन जब स्टार्ट किया था तो उसमें कर लिया था। तो अभी हम अमीन्स करेंगे, तो अमीन्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। कोई भी हमने देखा था ना, जितने भी ऑर्गेनिक में चैप्टर किए हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ये जो एंगल आता है it is less than tetrahedral angle because of lone pair bond pair repulsion। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो सबसे पहले जो है हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी, बिकॉज हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिपरेशन में 6 तरह की प्रिपरेशन दे रखी है। पहला आता है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, मतलब NO2 ग्रुप को चेंज कर कर NH2 बनाया जाएगा। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड मतलब
RX का यूज करेंगे या बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड वो होती है, ये होता है बेंजाइल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे X किससे जुड़ा हुआ है? उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे हम इन दोनों से अमीन्स बनाएंगे। हम यहाँ पे जो है एनिलिन नहीं बनाएंगे, मतलब हम एरोमेटिक हैलाइड का यूज नहीं करेंगे इस मेथड से। ये हम आगे जब रिएक्शन करेंगे तो एरोमेटिक नहीं, या तो हम अल्काइल हैलाइड या ये जो बेंजाइल हैलाइड्स है इससे बनाएंगे। देन आपका आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप को साइनाइड ग्रुप भी बोल देते हैं, ये जो आपका CN आता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं NH2 में। देन आपका आता है अमाइड से करेंगे CONH2। इसके बाद बेटा आता है गैब्रियल गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो है ये नेम रिएक्शन है और एक इसमें आती है रीजनिंग। सिर्फ एक ही रीजनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ऊपर वालों में ना कहीं रीजनिंग नहीं है। अमीन में अभी तक अगर आप देखेंगे सिर्फ जो एंगल था कि टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों होता है, वही एक पॉइंट मैंने बताया, लेकिन पहली रीजनिंग यहीं पे आती है। और ये नेम रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कभी-कभी क्या होता है, जो कंप्लीट द इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें कोई कंपाउंड A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है, तो उसमें भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है। यही चीज जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, यही वाला रिएक्शन दे दिया जाता है। तो इसमें एक रीजनिंग है। देन आता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें डिग्रेडेशन हो रही है, कोई चीज कम होगी। कम क्या होगी? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही कम होता है ना, एक स्टेप अप रिएक्शन होता है, एक स्टेप डाउन होता है, तो ये कुछ ऐसा ही रिएक्शन है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में ना ऊपर वाले जितने भी रिएक्शन है ये कन्वर्जन में यूज होते हैं। और एक रीजनिंग इसमें भी है, नाइट्रो में भी है, वो भी अभी मैं बताऊंगी। वैसे वो सिंपल सी रीजनिंग है, लेकिन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मीन आप चैप्टर में अगर आपने ये दोनों छोड़ दिए, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको ये दोनों डिफिकल्ट लगते हैं मान लो, और वो क्या करता है पूरा चैप्टर कर लेता है, ये दोनों ही छोड़ दिए। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि पूरे चैप्टर में और कोई चीज आए ही ना, सिर्फ ये दोनों चीजें आ जाए। तो ये दोनों चीजें आप नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बेटा हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अब आप खुद सोचिए, अगर आप NO2 ग्रुप को NH2 बनाना चाहते हैं, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो जब आप रिडक्शन, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप नाइट्रो ग्रुप की, हाँ, आप नाइट्रो ग्रुप की क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं। अब रिडक्शन के लिए हम किन-किन चीजों का, किन-किन रिएजेंट का यूज कर सकते हैं? तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि दिए हुए हैं NCERT की बुक में। तो इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, या तो कैटालिटिक रिडक्शन कर दीजिए, हाइड्रोजन इन कैटलिस्ट। हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, अगर उसमें देखा जाए मॉलिक्यूल अलग-अलग होते हैं, तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो बड़ी कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स भी तो पास आने चाहिए रिएक्टेंट्स के, तभी तो रिएक्शन होगा। तो ये प्लेटिनम प्लेटिनम या निकल का जो सरफेस होता है ना, बिकॉज ये ट्रांजिशन मेटल है, और बताया था जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब इनके जो लेटिस होता है उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिनको वॉइड्स बोल देते हैं। उसमें हाइड्रोजन गैस का जो साइज होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का छोटा होता है, तो उसमें वो जो है आसानी से एड्सॉर्ब हो सकती है। एब्सॉर्ब नहीं मैं बोल रही हूँ, एड्सॉर्ब बोल रही हूँ, AD, एड्सॉर्ब हो सकती है, तो वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा वैसे देखिए यहाँ पे इथेनॉलिक मीडियम होता है हमारा। अगर आप गलती से इथेनॉल लिखना भूल जाते हैं तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं 12th की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन आपका आता है, इसके अलावा अगर आप ये यूज करेंगे तब भी आप NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये अल्काइल चेन से भी अटैच हो सकता है, और इट कैन बी एरोमेटिक, मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से भी जुड़ा हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में, अमीनो ग्रुप में चेंज कर सकते हैं बाय दिस रिएजेंट। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टिन प्लस HCl। इसके अलावा अगर आपको ये भूल जाते हो पेपर में, तो आप आयरन प्लस HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रो ग्रुप इनटू अमीनो ग्रुप।
इसीलिए ना मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा है, इट कैन बी आर और ए आर। एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब NO2 बेंजीन रिंग से भी डायरेक्टली जुड़ सकता है, और ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो रिएजेंट्स मैंने 3 डिस्कस किए हैं, अब इन तीनों रिएजेंट में से जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, किस ग्रुप की रिडक्शन कर रहे हैं? नाइट्रो ग्रुप की, मतलब NO2 ग्रुप की। किस में कर रहे हैं रिडक्शन? अमीनो ग्रुप में। फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमीनो ग्रुप, द प्रेफर्ड मेथड इज, या प्रेफर्ड जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो करते हैं आयरन और HCl का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है ये MCQ में आ जाए कि भाई ये प्रेफर्ड मेथड क्यों है। पहले तो ये बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? यस मैम। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ, मैंने ये पूछा है कि अगर आप NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज करना चाहते हैं तो आप इन 3 रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। हम बहुत ज्यादा रिएजेंट्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी वाले करेंगे। तो इन तीनों में से जो प्रेफर्ड मेथड है वो आयरन और HCl का माना जाता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि क्या होता है जब ये रिएक्शन होता है तो जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है FeCl2 में, और FeCl2 जो होता है इट गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl। मतलब स्टार्टिंग में हम क्या यूज कर रहे थे? HCl का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट हो गया तो FeCl2 जो शुरू में आपका बनता है ये हाइड्रोलाइज कर जाता है, और हाइड्रोलाइज करने के बाद ये HCl बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हमें सिर्फ थोड़ा अमाउंट HCl चाहिए टू इनिशिएट द रिएक्शन, बाकी जो HCl है वो अपने आप रिएक्शन में क्या होगा? बनता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए HCl जो है वो कम लगेगा। तो जब कोई कंपाउंड कम लग रहा है किसी रिएक्शन में, तो आप खुद सोचिए, अगर हम इसको मान लो कहीं लैब में बनाते हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई अमीनो कंपाउंड, लार्ज स्केल पे बन रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट भी तो देखा जाता है ना कि भाई कितना फायदा हो रहा है। मतलब ये रिएजेंट आपको ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ही लेना है। और ये जितने भी मिनरल्स एसिड्स होते हैं ये काफी महंगे होते हैं, तो इंडस्ट्रीज में मेन बात होती है लागत पे भी ध्यान दिया जाता है कि भाई कहाँ पे लागत कम आ रही है। तो अगर आप देखेंगे शुरू में थोड़ा ही HCl यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HCl अपने आप बनता जाएगा, जैसे ही एक बार FeCl2 बनने स्टार्ट होगा वो हाइड्रोलाइज करके अपने आप HCl बनाएगा, और जो कि बाद में आयरन और HCl मिलकर जो है वो रिएक्शन को आगे कैरी करेंगे। ये समझ में आ गया? इसको रीड कर लीजिए। हाँ जी, पढ़ लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये एक मेथड था जब हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करके NH2 ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम करते हैं अब। अच्छा, इसमें वो करने से पहले ये एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप एनिलिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप पे, यहाँ पे क्या चेन लगी हुई है इस पे नहीं देखना, आप ध्यान यहाँ रखिए कि NO2 ग्रुप को इसमें चेंज करना है। मान लो कन्वर्जन आ जाए, नाइट्रोबेंजीन को एनिलिन बनाइए, तो दोनों को बना लो। दोनों को आप ध्यान से देखो कि मतलब इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं Hg और प्लेटिनम इन इथेनॉल यूज कर सकती हूँ, आयरन प्लस HCl यूज कर सकती हूँ, और आई कैन यूज टिन प्लस HCl। जो भी आपको मेथड याद हो उस टाइम आप वो लिख देंगे। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मैंने कहा था कि हम अल्काइल हैलाइड जो है उससे बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड मतलब RX से, और बेंजाइल हैलाइड का मतलब हो गया ये ग्रुप जो होता है ना CH2 और ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ये कहलाता है बेंजाइल ग्रुप।
दिस इज बेंजाइल हैलाइड। तो इससे भी हम बना सकते हैं, बट कौन सा रिएक्शन करना है? बाय अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो रिएक्शन होता है बेटा, इसके अंदर क्या किया जाता है? अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक मतलब मीडियम आपका अल्कोहल है, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ जो है एक सील ट्यूब में एट 373 केल्विन हीट किया जाता है। तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मान लो पेपर में जैसे मैं कोई ये रिएक्शन कर रही हूँ, अभी मैं समझाऊंगी क्या रिएक्शन है, लेकिन मान लो सिर्फ अमोनिया लिखा हो, तब भी आप ये रिएक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि और अगर बाई चांस अल्कोहलिक अमोनिया लिखा हो तब भी आप ये रिएक्शन कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मीडियम हम यहाँ पे अल्कोहलिक अमोनिया ही यूज करते हैं। पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने जब रिएक्शन लिखा है उसमें सिर्फ अमोनिया लिखा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अल्कोहलिक नहीं लिखा है तो मुझे करना है या नहीं करना है। नहीं, आपको यही रिएक्शन लिखना है, एक ही रिएक्शन दिया हुआ है। जब हम अल्काइल हैलाइड का या बेंजाइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? अमोनिया के साथ कर रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये सील्ड ट्यूब में किया जाता है एट 373 केल्विन, ये पूरा रिएक्शन। अगर जो आपकी मान लीजिए आप सील ट्यूब नहीं लेते हो, हीट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक ही स्टेप होता है रिएक्शन का, वो भी बताऊंगी। अच्छा बेटा पहले सुन लीजिए क्या होता है। ये अल्काइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड भी हो सकता है। बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं भाई? CH2X को। तो कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे X जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये सेम ही आप R ही मान के चलिए। तो इसके अंदर एक मिनट, तो बेटा ये कह रहे हैं जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, क्योंकि ये जो अमोनिया है बेटा वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अमोनिया क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, पहले सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तो शुरू शुरू में ये लोन पेयर इसको दे देगा और ये बेटा सॉल्ट बन जाता है। इसको सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बोल देते हैं, क्योंकि अमोनियम आयन क्या होता है भाई? यहाँ पे अगर चारों H हो तो यहाँ पे अगर R आ गया तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि एक H की जगह पे R आ गया तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा ये शुरू में ये जो है सॉल्ट बनता है, लेकिन देखिए हम इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो क्या होता है बेटा? ये जो रिएक्शन है, तो हम ये अगर स्टेप दिखाना है तो दिखा दीजिए, नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम हीट करते हैं तो बेटा ये जो सॉल्ट है ये चेंज हो जाता है 1 डिग्री अमीन में, इसमें से HX निकल जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सील ट्यूब में हीट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बोले मैम अगर हीट ना करें सील ट्यूब में तो बेटा अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और ये जो अमोनियम सॉल्ट बनता है जब आप इसको इसका अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक सेपरेशन में भी यूज होता है, इसको मैं आगे बताऊंगी। पर क्योंकि हम ये रिएक्शन आगे सील ट्यूब में करते हैं तो बेटा इसको मैं इसी तरह से लिखूंगी। पहला स्टेप मैंने ऐसे ही लिख दिया कि क्या होता है यहां से, अगर मैं इसको दोबारा से इधर अमोनिया को मैं थोड़ा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाऊं तो क्या होता है बेटा? HX निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमीन बन जाता है। तो शुरू में 1 डिग्री अमीन बनता है, लेकिन बेटा रिएक्शन यही नहीं रुकता है। मान लीजिए मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अमोनिया मैंने कम लिया है, तो क्या होगा? जो अमोनिया होगा वो ऑलमोस्ट इस स्टेप में, पहले ही स्टेप में रिएक्ट होकर क्या बना लेगा? 1 डिग्री अमीन बना लेगा। ठीक है, अमोनिया तो अब हो चुका है खत्म, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में था। तो क्या होगा? लेकिन जो RX है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो बेटा ये जो 1 डिग्री अमीन है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, भाई इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बेटा ये क्या करता है? ये वो जो 1 डिग्री अमीन है, ये जो RX अल्काइल हैलाइड जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट करता है और HX निकल जाता है और क्या बन जाता है? 2 डिग्री अमीन बन जाता है। मतलब 1 डिग्री अमीन भी बनेगा
और जो 1 डिग्री अमीन बनेगा, क्योंकि RX एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 1 डिग्री अमीन में से कुछ अमीन जो है वो इस RX के साथ रिएक्ट होके 2 डिग्री अमीन बनाएगा। लेकिन बेटा मैं ये कह रही हूं, अगर ये RX जो लिया हमने पहले स्टेप में, ये बहुत ज्यादा लिया था, तो ये रिएक्शन सिर्फ 2 डिग्री अमीन तक नहीं रुकेगा। एक मिनट, हाँ। तो बेटा ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ 2 डिग्री अमीन तक ही नहीं रुकेगा, क्योंकि RX क्या है बेटा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और ये जो 2 डिग्री अमीन है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ये फर्दर इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और 3 डिग्री अमीन बनाएगा, क्योंकि RX जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने ले लिया है। और अगर अब आप देखें, ये 3 डिग्री अमीन भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहां भी लोन पेयर है। तो ये जो 3 डिग्री और RX क्या है, ये एक्सेस अमाउंट में है। तो बेटा ये जो 3 डिग्री है, ये भी फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये जो लोन पेयर इधर को दे देगा। और ये देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि भाई अगर देखा जाए ये अमोनियम आयन ही है, लेकिन यहाँ पे चारों H की जगह पे R आ रहा है, प्लस X माइनस, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो बेटा इस मेथड का नुकसान क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ अमोनोलिसिस का? अच्छा, इसको अमोनोलिसिस बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, किसका रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड का। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मुझे इस रिएक्शन में अगर मैं RX फालतू अमाउंट में लूं, एक्सेस अमाउंट में लूं, तो मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट का मिक्सचर मिलेगा। मतलब मुझे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा, जिसको मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। तो नुकसान होगा उससे। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो कि ज्यादा अमाउंट में 1 डिग्री अमीन बने, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अमोनिया एक्सेस में ले लें, ताकि क्या हो कि अमोनिया अगर ज्यादा होगा तो जितना भी RX होगा सारा का सारा रिएक्ट करके पहला ही स्टेप होगा और 1 डिग्री अमीन बनेगा। लेकिन अगर आपने RX को फालतू ले लिया, अमोनिया कम लिया, तो क्या होगा? चारों स्टेप होंगे, मतलब 1 डिग्री अमीन भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, क्वाटरनरी भी बनेगा। यू विल गेट मिक्सचर। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं मिक्सचर ना बने, सिर्फ 1 डिग्री अमीन बने, तो आप क्या करें, ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको एक्सेस में ना लेके आप किसको एक्सेस में लें? अमोनिया को, ताकि सारा का सारा RX जो है, क्योंकि अमोनिया फालतू है, RX फालतू नहीं है, अमोनिया का पहले ही स्टेप में सारा RX को जो है वो कन्वर्ट कर दे। क्योंकि चारों स्टेप अगर आप देखें उसके लिए, तो ये जो ये चौथा स्टेप मैंने ऊपर लिखा है, RX चाहिए ना सब में। जब RX पहले स्टेप में ही खत्म हो जाएगा तो फिर अगले स्टेप्स होंगे ही नहीं, तो 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो मेथड है, ये जैसे जब आप और भी कहीं यूज किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं ये जो अमोनिया कंपाउंड होते हैं ना, जैसे जब आप अगर इनका ये जो RX है, इसका अगर आप रिएक्शन अमोनिया के साथ नॉर्मली करें, हीट वगैरह ना करें, तो अमीन नहीं बनता ना। पहले क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ये जो सॉल्ट होता है ज्यादातर इनसॉल्युबल अगर सॉल्ट है, अगर आपने जो है, तो ये इसका PPT आ जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन, एक मिक्सचर है, उसमें एक कंपाउंड जो है ये, क्योंकि आपको पता है ये जो, एक मिनट, आप अल्काइल हैलाइड अलग करना चाहते हैं, इसे PPT हटा दीजिए यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं शुरू शुरू में क्या बनता है? अमोनियम सॉल्ट बनता है। अगर आप अमोनियम सॉल्ट को दोबारा से, एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ पे क्या गलती करी? हाँ, अगर आप अमोनियम सॉल्ट से RNH2 बनाना चाहते हैं, मतलब ये जो अमोनिया इससे रिकवर करना चाहते हैं दोबारा से, तो क्या करें? आप स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल कर लें, तो ये यहाँ से जो है आपको अमीन मिल जाएगा।
तो एक मिनट में ना इसको मैं आपको बुक का जो है वो शेयर करती हूँ एक बारी। एक बारी बुक का पेज शेयर करते हैं। कहीं मैंने कुछ गलत ना लिख दी हो, इसलिए हाँ, हाँ, ये सही लिखा है मैंने। तो बेटा ये कह रहे हैं कि ये जो आपका अमोनियम सॉल्ट है, अगर आप इसमें से दोबारा इसको आइसोलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो सॉल्ट होता है इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे बता दिया। बाकी बेटा इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आप ये जो रिएक्शंस जो मैंने अभी कराए, ये किस तरह के रिएक्शन है, दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे SN2 से हो चाहे SN1 से, जो अगर आपका R सेम है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन RBr, देन RCl। बिकॉज ये जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है ना, कार्बन और आयोडीन का, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है अगर आप इसको कंपेयर करें CBr या CCl से, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये हमने पहले भी बताया था, चाहे मैकेनिज्म आपका SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के लिए ही रिएक्टिविटी ऑफ RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl। और ये हम ऑलरेडी हेलो अल्केन्स में कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये आपकी रिएक्टिविटी रहती है। ठीक है ना ये? हाँ यस Yes, मैम, ma'am. आई बेटर लीविंग ग्रुप होता है। हाँ, अब Due to बेटा larger नेक्स्ट size. यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे बेटा अब ये क्वेश्चन देखिए, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद, ये दिया हुआ है आपका इथाइल क्लोराइड। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिए एक बार ये रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ इथेनॉलिक अमोनिया लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अल्काइल हैलाइड है, तो इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा, फिर आपका 2 डिग्री अमीन बनेगा, फिर आपका 3 डिग्री अमीन बनेगा, फिर आपका क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। क्योंकि इसमें स्पेसिफाई थोड़ी ना किया गया है कितने अमोनिया एक्सेस में है, या इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया कि अमोनिया एक्सेस में है। जब बात ही नहीं की गई तो हम चारों स्टेप दिखाएंगे। ठीक है? Okay, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अमोनोलिसिस करनी है बेंजाइल क्लोराइड की, फिर क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म, जो अमीन बनेगा उसका रिएक्शन करना है 2 मोल CH3Cl से। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग बनाकर CH2Cl। इसका रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ करेंगे तो आप खुद सोचिए, ये Cl हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका NH2। तो ये आपका क्या बन गया, अमीन बन गया। इसका नाम क्या है, बेंजाइल अमीन। फिर इसका रिएक्शन ये कह रहे हैं कि आपको 2 मोल CH3Cl के साथ करना है। तो बेटा 2 मोल के साथ करेंगे, आप खुद सोचिए, जो अमीन्स होते हैं अगर आप उसका रिएक्शन CH3Cl क्या अल्काइल हैलाइड है, तो 2 स्टेप्स होंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे अगर आप देखें क्या आ जाएगा CH3, तो ये 1 मोल। फिर अगले स्टेप में दूसरे मोल के साथ ये भी यहाँ CH3, तो ये कंपाउंड बनेगा। और इसका अगर आप नाम देखें, इसका अगर देखें, दिस इज NN डाइमिथाइल, क्योंकि देखिए ये इसको हम अलग मानेंगे, ये पहली पोजीशन हो गई, तो ये NN डाइमिथाइल फिनाइल, ये फिनाइल है, मिथेनमीन इसका ये आयुपेक नेम होता है। बाकी अगर आप देखें NN डाइमिथाइल जो है बेंजाइल अमीन होगा।
तो ये आप ये देख लीजिए, ये आपको समझ में आया है या नहीं? क्योंकि आपने देखा था ना कि RCl का रिएक्शन 2 डिग्री अमीन के साथ भी होता है, 1 डिग्री के साथ भी होता है। यहाँ पे वो देखा था कि ये इसके साथ भी हो रहा है। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक H यहाँ से हट जाएगा और उस H की जगह पे यहाँ पे R आ जाएगा। तो वही तो हमने किया, यहाँ पे ये कह रहे हैं 2 मोल के साथ करना है। अगर आप कहते नहीं अगर मैम 3 मोल लिखे होते, तो बेटा 3 मोल लिखे होते तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता। अगर सपोज यहाँ पे 3 मोल लिखे होते तो 3 CH3 आ जाते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाता? यहाँ प्लस चार्ज और ये क्या आ जाता? क्वाटरनरी